नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पंजाब में आपकी सरकार है और इकलौती सरकार है पंजाब में, क्योंकि दिल्ली से अरविंद केजरीवाल का सफाया हो चुका है। अब सवाल ये है कि पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और आपकी सरकार वहाँ पर रहेगी या नहीं रहेगी? क्योंकि इस समय मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फँस चुके हैं और जिस तरह से उन्होंने सेल्फ गोल किया है, यानी कि जो फोरेंसिक रिपोर्ट एक तरह से पंजाब पुलिस के अधिकारी जिस तरह से फोरेंसिक रिपोर्ट को मैनेज करते हुए दिखे, उससे कहीं न कहीं उनकी समस्या और बढ़ गई है। हालाँकि भगवंत मान ने इन आरोपों पे सफाई देते हुए आज ये कहा कि ये सारा मामला उन्हें फँसाया जाने का है, यानी कि एक व्यक्ति कनाडा का है जिसने कि ये वीडियो बनाया है, एआई वीडियो है, जिसमें कि उन्होंने दावा किया है कि वो शख्स मास्क पहनकर, उनका चेहरा लगाकर ये वीडियो बना रहा है, क्योंकि उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके गर्दन पे सर्जरी के मार्क हैं, यानी कि स्कार हैं, लेकिन जो वीडियो बनाने वाले व्यक्ति जो भगवंत मान दिख रहे हैं, उसके चेहरे और गर्दन पे वैसा मार्क नहीं है। तो यानी कि फर्जी तरीके से उन्हें फँसाया जा रहा है। वैसे तो पंजाब की राजनीति में ये पुराना रिवाज रहा है कि एसजीपीसी और अकाल तख्त के साथ राजनेताओं का जो टकराव रहा है, काफ़ी पुराने दौर से रहा है। चाहे वो प्रताप सिंह कैरो हों, जो कि आज़ादी के बाद के समय में 50 और 60 के दशक में कई बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अकाल तख्त से उनका जिसको कहते हैं टकराव जारी रहा। बाद के दिनों में प्रकाश सिंह बादल भी उनका भी अकाल तख्त से टकराव हुआ। ये बावजूद इसके कि एसजीपीसी की जो पॉलिटिक्स है और अकाली दल की पॉलिटिक्स है, वो एक तरह से एसजीपीसी से ही अकाली दल गाइड होता है, लेकिन प्रकाश सिंह बादल ने तो यहाँ तक कि वहाँ के जत्थेदार जो थे, उनको हटाने के लिए भी एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया था। इसके अलावा सुरजीत सिंह बरनाला, ज्ञानी जैल सिंह, सुखबीर बादल, ये सारे नाम हैं जिनका कि अकाल तख्त से टकराव हुआ। लेटेस्ट उदाहरण इस समय है भगवंत मान, जो मुख्यमंत्री के तौर पे उनका टकराव हुआ है और 15 जून को अकाल तख्त ने उन्हें गुरुदोखी घोषित कर दिया है कि यानी कि एंटी रिलीजियस ये व्यक्ति है और सारे सिखों से आह्वान किया है कि इनका बायकॉट किया जाना चाहिए। अब सवाल है कि पंजाब की पॉलिटिक्स किस तरह से अनफोल्ड हो रही है, इसको समझते हैं हम आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट आरती जेरत जुड़ रही हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं आरती जी आपसे। आप किस तरह से इस पॉलिटिक्स को अनफोल्ड होते हुए देख रही हैं? क्योंकि पंजाब में 3 स्टेक होल्डर हैं कुल मिलाकर। अगर एक देखें कि जो इस समय सत्ता में है, जिसकी की पूरी कोशिश ये होगी कि सत्ता में दोबारा लौटें और पूरे अरविंद केजरीवाल वहाँ पे काम कर रहे हैं। दूसरी पार्टी कांग्रेस है, जो ट्रेडिशनली वहाँ से मजबूत रही है और तीसरी पार्टी अकाली दल है, जो कि एक तरह से कमज़ोर पड़ी है, जो पैंथिक पॉलिटिक्स करती रही है। बीजेपी उसमें चौथी पार्टी है। तो क्या स्कोप दिख रहा है इस कंट्रोवर्सी के बाद? किस तरह से भगवंत मान सेल्फ गोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं या इससे निकलेंगे? क्या संभावनाएँ आप देख रही हैं? देखिए, ये जो अभी कंट्रोवर्सी जो चल रहा है, ये तो बिल्कुल सेल्फ गोल दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई भी पंजाब के लीडर, कोई भी सिख ऐसे जो वीडियो में दिखाया गया था कि शराब डाल रहे हैं गुरु के तस्वीर पे। अब मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई भी सिख ऐसे करेगा, कोई भी पंजाब के पॉलिटिकल लीडर ऐसे करेगा। तो ये तो मतलब फर्जी ही लग रहा है ये वीडियो। अब इन्होंने फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए क्यों भेजा वीडियो को, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजने से ही तो सेल्फ गोल हुआ ना, क्योंकि उसके बाद तो ये एलिगेशन आया है कि उन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे कि फोरेंसिक रिपोर्ट को मैनेज करने। अब मैनेज करने की क्या जरूरत थी, जब लग तो रहा है कि ये फर्जी वीडियो है। पर पता नहीं, यू नो आज के दिन में मुझे कोई पार्टी ऐसी नहीं दिख रही है पंजाब में जो पूरे ताकत से आ सकती है पावर में। अगर आप एक एक पार्टी लेंगे, आम आदमी पार्टी तो एक तो पार्टी काफी डैमेज हुई है जब से ये 7 एमपीज छोड़ के गए हैं राज्यसभा वाले। उनमें से 4 या 5 लोग पंजाब से ही इलेक्ट हुए थे और 2 व्यक्ति उनमें से
मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे पंजाब के इलेक्शंस में 5 साल पहले। उन्होंने ही मतलब पूरी विक्ट्री को स्क्रिप्ट किया था आम आदमी पार्टी के। अब वो आज के दिन में बीजेपी में चले गए हैं। बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है उससे, पर हाँ, आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है, ज़रूर। कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस एक समय में काफी ताकतवर थी पंजाब में, पर पिछले इलेक्शन में उनका वोट शेयर 23% बन गया। अब 23% गिर गया है, उससे उठाने के लिए मतलब कम से कम 40% तक उठाने के लिए उनमें दम है। अभी वो कह रहे हैं कि उनके जो कांग्रेस चीफ हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट है, वो बदलने को जा रहे हैं और फिर से वो चन्नी को वापस लाएंगे। चन्नी जिसने पिछली बार कांग्रेस कांग्रेस के लिए मतलब वो कांग्रेस की हार उन्होंने जुटाई थी। तो ये समझ में नहीं आ रहा, उनका लीडरशिप का कोई मतलब क्लैरिटी नहीं है। अकाली दल जो है उनके ऊपर इतना मतलब करप्शन का धब्बा लगा हुआ है कि मेरे ख्याल में आज तक वो नहीं निकल पाए हैं, वो साफ नहीं कर पाए हैं अपनी छवि को। और लोग काफी अभी भी उनका वोट शेयर पिछली बार 20% था, और आज के दिन में भी ऐसे कोई मतलब बादल के अलावा कोई लीडर ही नहीं दिख रहा है अकाली दल में जो पार्टी को वापस ला सके। और बादल की खुद की छवि काफी मतलब काफी खराब हो गई है। और आप बीजेपी को देखेंगे तो बीजेपी के पास कोई लीडर ही नहीं है। और जो एक सिख मंत्री था कैबिनेट में, उनको भी उन्होंने हटा दिया, उनको राज्यसभा में रीनॉमिनेट नहीं किया, तो अब वो मंत्री भी नहीं रहेंगे। तो मतलब एक कोई सिख मंत्री भी नहीं है उनके पास यहाँ सेंटर में, मोदी सरकार में। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है कि चारों जो उम्मीदवार, 4 पार्टी जो है, जो मेन पार्टीज है पंजाब में, सब के सब किसी न किसी तरह फंसे हुए हैं, लीडरशिप प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, उनकी छवि अच्छी नहीं है, पॉपुलैरिटी काफी गिर गई है। तो इसका नतीजा क्या होगा? अभी 1 साल तो है, पर कैंपेन इशू क्या बनेगा? कोई इशू भी नहीं नजर आ रहा है जिसपे इश्यूज तो बहुत है, बहुत इश्यूज है, पर कोई पार्टी वो इश्यूज को उठा नहीं रहा है। जो अनएम्प्लॉयमेंट की इशू है, जो ड्रग्स की इशू है, जो यूथ फ्रस्ट्रेशन है यूथ में, वो इशू है, कोई भी पार्टी उठा नहीं पा रहा है। कांग्रेस ने तो कैंपेन शुरू भी नहीं किया है अभी, तो कैसे वो जीतेगी? अभी 1 ही साल बचते हैं, 1 साल से कम एक्चुअली। चुनाव तो जनवरी में होने वाले हैं, तो मतलब 6-7 महीने ही बचते हैं। तो अब तक तो कांग्रेस को, अगर वो पावर में वापस आना चाहती है, तो अब तक तो कांग्रेस को तो बिल्कुल मतलब दौड़ना चाहिए था, पर वो भी नहीं दिख रहा है। तो कुल मिला के पंजाब की स्थिति काफी काफी खराब लग रही है। और मतलब पंजाब के लोगों के लिए कोई ऐसा कोई अच्छा चॉइस भी नहीं दिख रहा है उनके सामने। अब एक-एक करके इन चारों पार्टियों की ऊपर आते हैं। अगर हम आप की बात करें तो आप में के ऊपर जो बीजेपी एक समय में आरोप लगाती थी कि भई अरविंद केजरीवाल दिल्ली से पंजाब की आप को कंट्रोल करते हैं, रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं और पंजाब में ही मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। राघव चड्ढा अलग हो गए, आप टूट गई। इसके अलावा जिस तरह से अब मान फँसे हुए हैं, वैसे तो पंजाब में हमने देखा है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी जब विपक्ष में होती है तो वो बेअदबी का मुद्दा उठा करके एक तरह से सिख वोट हासिल करने के लिए उसका इस्तेमाल करती है। जब सत्ता में आ जाती है तो वो फिर सब भूल जाती है, चाहे वो बादल रहे हों या फिर भगवंत मान हो या कांग्रेस की पुरानी सरकार रही हो। लेकिन इस बार भगवंत मान ने थोड़ा-सा टकराव लेने की कोशिश की। हालाँकि इससे पहले भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री अकाल तख्त से टकराव लेकर भी मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। लेकिन भगवंत मान को लगा कि चलो सिख वोट मिल जाएँगे उनको, अगर थोड़ा-सा जिस तरह से उन्होंने सर्कुलर्स का लॉ पास किया। लेकिन ये कुल मिलाकर लग रहा है कि उल्टा पड़ गया है, अकाल तख्त नाराज़ है। उन सारे मंत्रियों को 29 29 तारीख को बुलाया गया है अकाल
तख्त में उनसे जवाब माँगने के लिए। उसके अलावा ये वीडियो है, अगर मान लें कि ये वीडियो भी फर्ज़ी है, तो कम से कम उस फर्ज़ी वीडियो से भी कम से कम उनकी इमेज का तो नुकसान हो ही रहा है। तो आपको लगता है कि उनके पास क्या वोट इस समय बचेगा आपके पास में इस स्थिति में, अ, अगर वो चुनाव में जाते हैं तो, या फिर कैसे उसको हैंडल करेंगे? देखिए, पंजाब में अकाल तख्त ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मतलब वो गोल्डन टेम्पल का बैठते हैं और वही कंट्रोल करते हैं। वो सिखों के लिए वो सबसे बड़ी होली प्लेस है, और अकाल तख्त तो एपेक्स बॉडी है जो कंट्रोल करती है ये सब। तो अकाल तख्त पर पर जो वोटर पे इन्फ्लुएंस करता है, वो डेरा इन्फ्लुएंस करता है। पंजाब में काफी सारे डेरास हैं, और ये डेरास के की बहुत कंट्रोल रहता है अपने अपने फॉलोअर्स पे। तो पंजाब में एक्चुअली मोर देन अकाल तख्त पॉलिटिशियंस यही कोशिश करते हैं कि डेरा को अपने साथ में ले। तो अब अभी और डेरा तो मतलब ओपनली कहते भी हैं अपने फॉलोअर्स को इस पार्टी को वोट देना चाहिए। तो अगर आम आदमी पार्टी ये डेरास को साथ में रखती है, तो ठीक है, ये जो अकाल तख्त के साथ हो रहा है ये अच्छा नहीं है, और आ, मतलब एक तरह से मतलब रिलीजियस बॉडी से ऐसे टकराव लेना अच्छा नहीं है। पर मेन चीज है कि अगर डेरास आम आदमी के पार्टी के साथ रहेंगे, तो फिर आम आदमी पार्टी फिर वापस आ सकती है। अब आज के दिन में कौन है ये, एक्चुअली मैं भूल गई हूँ कितने डेरास है, पर काफी सारे डेरास हैं जो इन्फ्लुएंशियल हैं पंजाब में, और उनके उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। और उनके फॉलोअर्स मतलब जट्टों में भी हैं, मजहबी सिख्स में भी हैं, और यू नो बाकी जो कास्ट है पंजाब में उसमें भी है। तो यही है मेन बॉडीज जो वोट दिलाती है किसी भी पार्टी को। क्योंकि आज भगवंत मान ने ये भी कहा कि अकाल तख्त के ऊपर एक तरह से अटैक करते हुए ये कहा कि जब सुखबीर बादल को तनखैया घोषित किया गया था, तो उनके तो बड़े-बड़े पोस्टर गुरुद्वारों के बाहर नहीं लगाए गए थे कि सिख इनसे दूर रहें। लेकिन मेरे केस में इस तरह के पोस्टर गुरुद्वारों के बाहर में लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एसजीपीसी के जो प्रेज़िडेंट हैं, वो तो खुद अपने को सुखबीर बादल का सिपाही कह चुके हैं अपने को। तो एक तरह से एसजीपीसी, अकाल तख्त, इन सब के ऊपर अकाली दल से किस तरह से वो अलाइन्ड हैं और दोनों मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये एस्पिरेशन एक एक तरह से जिसको कहते हैं पब्लिक के दिमाग में ये शंका डालने की उन्होंने कोशिश की। बिल्कुल की है। और एक जमाने में अगर मुझे याद है सुखबीर सिंह बादल प्रेसिडेंट भी बन गए थे एसजीपीसी के। सही है ना, कि वो एक जमाने में प्रेसिडेंट हुए थे एसजीपीसी के। तो मतलब अकाली दल और एसजीपीसी का तो बहुत ही पुराना नाता है, बल्कि अकाली दल तो उसी में से ही पैदा हुई थी, जब सिख रिलीजन का वो चल रहा था कि सिख रिलीजन इज इन डेंजर और इट्स लूजिंग इट्स प्योरिटी। तो अकाली दल तो उसी से पैदा हुई थी कि सिख का जो प्योरिटी, सिख रिलीजन का जो प्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो उनके उनके रिलेशंस तो बहुत ही गहरे हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलर वोट नहीं है बादल के साथ, पॉपुलर वोट नहीं है अकाली दल के साथ, और यही बहुत बहुत बड़ी उनकी कमजोरी है कि जब ठीक है आप एसजीपीसी उनके साथ है, पर जब पॉपुलर वोट नहीं होगा, क्योंकि आप हर रिलीजन को देखिए, कोई ऐसा, हम मतलब हम लोग रिलीजियस हैं और हम जाते हैं, माथा टेकते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, पर जब वोट देने जाते हैं तो हम हमारे दिमाग में और भी इश्यूज आते हैं। हाँ, और ये शायद नहीं है इसलिए कि कोई आरती जी की रिलीजियस। आपने देखा होगा कि ये बुखारी का फतवा होता था तो उसके नाम पे भी वोट नहीं पड़ता था। वो खुद उनके जो बिल्कुल बुखारी अपील करते थे वो भी हार जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल।
तो यही मैं कह रही हूँ कि हम आदर तो करते हैं अपने रिलीजियस हेड्स को, पर ये नहीं है कि वो हमारे पॉलिटिकल चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो अकाली दल के लिए यही प्रॉब्लम है कि वो जुड़े हुए तो हैं एसजीपीसी के साथ, पर अगर वो एसजीपीसी उनको उनके लिए इलेक्शन नहीं जीत सकती है, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अकाली दल के। अब ये मेरे ख्याल में भगवंत सिंह मान ने ही ये वेजिटेरियनिज्म का शुरू भी किया है ना, कि गोल्डन टेम्पल के आसपास कोई भी मीट की दुकान ना हो, सारे बंद करवा दिए हैं उन्होंने। अब मैंने सुना है कि काफी रिजेंटमेंट चल रहा है पंजाब में, क्योंकि हाँ बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं वहाँ, पर बहुत सारे लोग नॉन वेज भी हैं। और काफी ये जो पुरानी पुरानी दुकानें थी, 100 साल पुरानी, 150 साल पुरानी, जो बहुत फेमस है अमृतसर में, ये सारे के सारे बंद हो गए हैं अब इस ऑर्डर के बाद। तो वो भी एक मामला है जो काफी गर्म हो रहा है पंजाब में, कि हमारी मीट की दुकानें बंद हो गई हैं, और एक तो बेरोजगारी का प्रॉब्लम हो गया है, और दूसरा लोगों को अपनी शौक का खाना नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल, बट खाना तो खैर मेरा ये कहना है कि जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है वो कांग्रेस है, और अगर आप एक तरह से देखते हैं तो कांग्रेस को ही शुड हैव बीन अहेड, कांग्रेस को ही आगे होनी चाहिए थी आज के दिन में, क्योंकि आपकी सरकार ने मतलब बहुत सी गलतियां की हैं, और मान पॉपुलर तो हैं, पर सरकार ने कुछ खास काम नहीं किया है। जैसे उन्होंने दिल्ली में कम से कम एक एजुकेशन मॉडल तो बनाया था, एक वाटर भी दिया था लोगों को फ्री में, इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत कंसेशन दिए थे, और हेल्थ का मॉडल भी बनाया था, पर ये मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में सक्सेसफुल नहीं हुए, और जो उन्होंने एजुकेशन मॉडल दिल्ली का बनाया था वो भी पंजाब में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। और उन्होंने बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर का शिक्षा अभियान है, पहले तो वो मना करते रहे, अब पिछले 2 साल में क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे थे स्कूल्स के लिए, तो उन्होंने अब वो प्राइम मिनिस्टर का शिक्षा अभियान मान लिया है, तो अपने मॉडल भी नहीं बना सकते थे। तो जो उनका दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो पंजाब में बिल्कुल कोलैप्स हो गया। तो उनके पास कुछ मतलब लोगों के पास दिखाने के लिए नहीं है कि हमने पिछले 5 साल में किया क्या है पंजाब में। तो कांग्रेस को ये फायदा उठाना चाहिए था, पर पंजाब कांग्रेस तो अपने लीडरशिप की झगड़ों में फंसी हुई है, और ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि चन्नी को वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी फिर भी सब पार्टी को लेके फिर भी आगे है, पर लेकिन जो कांग्रेस की राहुल गांधी चाहते हैं कि भाई जो कांग्रेस के का एक दलित सीएम कम से कम हो, तो इसलिए चन्नी के चांसेस हैं कि हो सकता है चन्नी को चेहरा आगे प्रोजेक्ट किया जाए, या कम से कम चन्नी को थोड़े आगे किया जाए। लेकिन बाकी जो फैक्शन है, आपको लगता है कि उन फैक्शन की इतनी स्वीकार्यता है, या फिर जिस तरह से अमरिंदर सिंह की एक स्वीकार्यता थी, लोकप्रियता थी, या फिर आपको लगता है चुनाव आते-आते तक अमरिंदर सिंह भी जंप करेंगे, जो बीच में अफवाहें उड़नी शुरू हो गई थी, तो शायद कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी हो जाए? देखिए अमरिंदर सिंह एक्चुअली पिछले कई हफ्तों से काफी तारीफ कर रहे हैं कांग्रेस की, और मुझे लग रहा है कि उनको अब क्योंकि वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो जब से कांग्रेस छोड़ा हुआ है वो उन्होंने अपनी पार्टी शुरू करने की कोशिश की, वो भी नहीं चला, फिर वो बीजेपी में जाने की कोशिश की, वो भी नहीं हुआ सफल। तो वो अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, शायद वो कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं, पर वो कल के लीडर हैं, आज के लीडर नहीं है। आज के दिन में अगर आप देखेंगे, आई थिंक विजय ने तमिलनाडु में ये दिखाया है कि यूथ वोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूथ वोट को ऐसा लीडर चाहिए जो उनकी समस्याएं समझे, और अमरिंदर सिंह तो मतलब बहुत ही मतलब पुराने ख्यालात के आदमी हैं। हाँ, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी तो है और उनकी पॉपुलैरिटी तो है, पर उनकी वो तो मतलब आप कल के लीडर हो गए, तो वो नहीं कर सकते। पर ये जो आप राहुल गांधी भी जो कास्ट पे फंसे हुए हैं ना, कि हमको दलित का लीडर चाहिए। अब चन्नी तो हारा हुआ लीडर है, अब क्यों हारे हुए लीडर को वापस लाएंगे? और मेरे ख्याल में आज के दिन में जो यूथ ने दिखाया है तमिलनाडु में,
यूथ इन चीजों से नहीं हिलता है कि ये दलित है या ये अपर कास्ट है या ये जट सिख है। ठीक है, जब आप कैलकुलेशंस करते हैं अपने पार्टी में बैठ के और आप नॉमिनीज चुनते हैं तो आप कास्ट कॉम्बिनेशन को देखते भी हैं, पर मेरे ख्याल में आज के दिन में हमको कास्ट पॉलिटिक्स से हटके डेमोग्राफिक पॉलिटिक्स पे चलना चाहिए, जो बीजेपी काफी सक्सेसफुली कर रही है। जिस तरीके से वो वुमेन वोट को वो करती है, ये महीने का वो मंथली अलाउंस देके, तो ये जो डेमोग्राफिक पॉलिटिक्स है, आप वुमेन को वोट कीजिए, वुमेन को वो कीजिए, यूथ को वो कीजिए, जो आपके जो प्रॉमिसेस हैं, जो कैंपेन है, ये इन सेक्शंस के लिए आप कुछ प्रॉमिस कीजिए, कुछ ऐसा नैरेटिव आप बनाइए जो इन सेक्शंस को आप अट्रैक्ट कर सके। मेरे ख्याल में ये आज के दिन में यही पॉलिटिक्स चलता है। ये पुराने जमाने का जो पुराना पॉलिटिक्स है कि दलित लीडर होना चाहिए या ऐसे ऐसे कास्ट लीडर होना चाहिए, मेरे ख्याल में आज के दिन में ये चलता नहीं है। और अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो कांग्रेस को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अब आते हैं तीसरे प्लेयर पे, यानी कि बीजेपी। लोग कहते हैं, एक जमाने में बंगाल के बारे में ये कहते थे कि बंगाल में तो बीजेपी आ नहीं सकती क्योंकि 30% तो वहां से मुसलमान से ममता बनर्जी शुरुआत करती है। लेकिन उस फ्रंटियर को भी उन्होंने कब्जा कर लिया। पंजाब एक ऐसा प्रांत है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि बीजेपी तो वहां आ नहीं सकती क्योंकि बीजेपी हिंदू पार्टी है, और जिस स्टेट में सिखों की आबादी है, बहुतायत है, वहां पे बीजेपी कैसे आएगी। और बीजेपी और सिखों के बीच का जो फॉल्ट लाइन है वो भी सब जानते हैं। प्रधानमंत्री ने काफी कोशिश की उस फॉल्ट लाइन को पूरा करने के लिए, लेकिन बीजेपी जिस एजेंडे के साथ, जिस जोर के साथ जुटी हुई है, अभी थोड़े दिन पहले अमित शाह ने कहा कि हमारे पंजाब में 3 मुद्दे हैं जिसके जरिए हम सत्ता तक पहुंचेंगे। पहला जो मुद्दा है कि जिस तरह से ड्रग की प्रॉब्लम है उसको हम कैंपेन में उठा रहे हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम है कि किस तरह से यहाँ पर जो पंजाब माइग्रेशन और एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको हम उठा रहे हैं। तीसरा कन्वर्जन का इशू, यानी कि जिस तरह से घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में या बिहार में, झारखंड में खोज रहे थे, वैसे ही वहाँ पे कन्वर्जन का इशू जो आरएसएस को लगता है कि किस तरह से सिखों का कन्वर्जन हो रहा है। जिस तरह से राघव चड्ढा और उनके लोगों को तोड़ा गया, आपको लगता है कि इन सब के बाद भी बीजेपी और अकाली दल का अगर टाई अप भी हो जाए तो कोई चांस बनता है बैकडोर से एंट्री का भी, या फिर ये अभी दूर की कौड़ी है? अब बंगाल के बाद तो कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि सच में यही सोचा था कि 30% मुसलमान होने के बावजूद बीजेपी जीत गई है बंगाल। ये तो सच में आश्चर्यजनक बात है। पर वहां तो एसआईआर का फायदा हुआ था बीजेपी को। ये बात तो साफ लग रहा है ना कि जिस तरीके से 27 लाख वोट्स काटे गए, उसमें से 90% से ज्यादा तो मुसलमान ही थे, तो उनके वोट्स ही नहीं थे। तो उन्होंने, बीजेपी ने ये जो 30% एडवांटेज था ममता बनर्जी को, काफी हद से न्यूट्रलाइज कर दिया एसआईआर से। अब वो एसआईआर यहाँ पंजाब में तो नहीं चलेगा क्योंकि वहां यहाँ मुसलमान नहीं है। आप सिखों को काटेंगे तो बहुत ही बुरा होगा। और आप हिंदू को तो काटेंगे नहीं क्योंकि हिंदू आपके वोटर्स हैं। तो बीजेपी के लिए पर प्रॉब्लम ये है कि एक, मुझे याद है कुछ साल पहले किसी ओपिनियन पोल लिया था, और उस पोल में यही नतीजा निकला कि मोदी सबसे ज्यादा पंजाब में अनपॉपुलर है। मतलब 2 स्टेट थे जिसमें वो बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर है, एक तमिलनाडु और एक पंजाब। और ये बात तो सही है कि सिखों में उनकी कुछ खास पहचान नहीं है, कोई खास करिश्मा नहीं है, कोई खास अट्रैक्शन नहीं है। हिंदुओं में है, पर पर हिंदू वोट ऐसे स्प्लिट नहीं होगा सिखों से कि वो अलग बीजेपी को जाएगा और सिख वोट कहीं अलग जाएगा। इसीलिए वो बीजेपी और अकाली दल का जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, क्योंकि मतलब हिंदू ने बीजेपी को वोट दिया और सिखों ने पंजाब अकाली को वोट दिया, और दोनों मिला के 50% हो गए थे।
और इसीलिए वो जीतते आए हैं। अब ये दरार जो पैदा हो गया है, अब ये पूछना चाहिए कि ये दरार क्यों पैदा हुआ है बीजेपी और अकाली दल के बीच में। मुझे लगता है कि अकाली अकाली भी समझ रही है ग्राउंड रियलिटी पंजाब में कि बीजेपी इज नॉट अ पॉपुलर पार्टी अभी तक। अब अगले 6 महीने में बीजेपी क्या मैजिक दिखाती है, क्या जादू करती है, जैसे उन्होंने बंगाल में जादू किया, वो मुझे मालूम नहीं। वो नहीं, तो लेकिन आने जब वाले दिन में देखा अकाली जाएगा। ने जब समझौता तोड़ा था तो उस समय उनके समझौता तोड़ने के लिए वजह थी क्योंकि फार्म लॉ जो आया था उससे मोदी सरकार एक तरह से डिस्क्रेडिट हो गई थी सिखों के बीच में। तो वो उनकी यस, टाइमिंग सही थी कि वो गुस्सा वो नहीं लेना चाहते थे। लेकिन अब तो गुस्सा एक तरह से खत्म हो गया है और अब अगर अकाली दल बीजेपी के साथ में आ जाए तो आपको लगता है कि तब कोई चांस बनता है? क्योंकि प्रधानमंत्री आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जिस तरह से पंजाब जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, पश्चिम बंगाल और बाकी राज्यों में, तो प्रधानमंत्री पंजाब में दलित इलाके में भ्रमण कर रहे थे। तो उनको लगता है कि 32-33% जो दलित है पंजाब में, उसमें अगर डेंट मारा जाए जो कांग्रेस को अभी तक वोट करते रहे हैं और साथ ही अकाली दल के साथ अगर टाई अप हो जाए, तो बीजेपी की कहानी कुछ बन सकती है। आई डोंट नो, एक्चुअली कहना बहुत बहुत मुश्किल है क्योंकि बीजेपी को बीजेपी के पास ग्राउंड पे कुछ खास नहीं है। हाँ, मतलब आरएसएस तो आर्य समाज से ही पैदा शुरू हुई और आर्य समाज की पैदाइश पंजाब में ही हुई। तो ये बहुत ही अजीब बात है कि आरएसएस की ज्यादा फॉलोइंग नहीं है पंजाब में। पर अकालीज ने फार्म लॉस पे ये नाता तोड़ा था, पर वो तो 4 साल पहले की बात है। ये पूछना जरूरी है कि 2024 में उन्होंने क्यों नहीं अलायंस किया बीजेपी के साथ, क्यों वो अलग चुनाव लड़े और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने बीच में सीटें बांटे। और बीजेपी को भी 1-2 शायद सीटें मिली थी उस चुनाव में, पर बेसिकली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आपस में सीटें बांटी पंजाब की। तो क्यों नहीं वापस आए? और आज के दिन में भी 2 साल बीत गए हैं उन चुनाव के बाद, आज के दिन में भी वो नहीं वापस आना चाह रहे हैं। बहुत रिलक्टेंस है अकाली दल में बीजेपी के साथ फिर से अलायंस बनाने की। कुछ वेल विशर्स जुड़े हुए हैं जो कोशिश कर रहे हैं, पर अकाली दल में रिलक्टेंस है और मुझे लगता है ये रिलक्टेंस है क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी को समझ रहे हैं कि सिखों में बीजेपी का खास कुछ है नहीं। और इनफैक्ट काफी नेगेटिव फीलिंग है बीजेपी के खिलाफ। और ये बीजेपी ने जो किया था जब वो किसानों का आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, आपको याद होगा, मतलब उन्होंने ये कह दिया कि ये खालिस्तानी है। और हर बार भी ये आता रहता है, जब भी सिख कोई आवाज उठाता है तो यही बोलते हैं वो कि वो खालिस्तानी है। अब सिखों के लिए वो बहुत चुभता है क्योंकि वो खालिस्तान तो आके चला भी गया। और आज के दिन में कोई ऐसा, मतलब मेरे ख्याल में सिखों के लिए वो इंसल्ट है कि हम खालिस्तानी हैं। ये अच्छा नहीं लगता है उनको। पर बीजेपी अपने आप को ये, मतलब ये दिमाग में उनका बैठा हुआ, आपको याद होगा वो जो सीआरपीएफ ऑफिसर थी जिन्होंने बिल्कुल। वो चांटा मारा था कंगना रनौत को, शायद क्योंकि कंगना रनौत ने कुछ लिखा था खालिस्तान के बारे में। तो ये जो बीजेपी करती रहती है मुसलमानों के साथ, तो उन्होंने जो भी उनके स्टेटमेंट्स आते रहते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स, वो तो होता है, पोलराइजेशन तो होता है। और बीजेपी ने ये साबित किया है कि उनको मुसलमानों की वोट की कोई जरूरत नहीं है। पर पंजाब में आप सिखों को ऐसे मार्जिनलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो कास्ट पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, पर दलित, सिखों में भी दलित है, हिंदू में भी दलित है। तो और जो सिख के दलित हैं वो सिख है, जो हिंदू दलित है वो हिंदू है। बेशक दोनों दलित हो, पर उनकी जो सोच है, जो रिलीजियस सोच है, वो अलग है। तो बीजेपी को सिखों ये कास्ट पॉलिटिक्स जो वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कुछ मिलेगा। अगर कुछ मिलेगा उनको तो उनको अकाली दल के साथ फिर से अलायंस बनानी पड़ेगी।
पर ये अलायंस या फिर मुश्किल है। या फिर ये भी आरती जी की अकाली दल के साथ अलायंस के साथ में अगर कुछ मिलेगा तो ज्यादा मिलेगा डिफेक्शन से, यानी कि वो आम आदमी पार्टी में और डिफेक्शन कराए तो हो सकता है तो कहानी बन जाए। मेरे ख्याल में बीजेपी की यही कोशिश होगी कि हंग असेंबली हो जाए पंजाब में। अगर हंग असेंबली होगा तो फिर वो खेल सकते हैं, क्योंकि वो तो डिफेक्शंस के मास्टर ही हैं। और आम आदमी पार्टी अगर पावर में नहीं आती है तो वो तो बहुत ही वनरेबल हो जाएगी डिफेक्शंस में। और ऐसे ही 7 लोग तो बैठे हुए हैं अंदर, तो वो उनके तो उनमें से 2-3 लोग तो काफी जुड़े हुए हैं पंजाब आम आदमी पार्टी से। तो वो तो बहुत अच्छा खेल होगा बीजेपी के लिए। तो अभी बिल्कुल। देखते हैं 6-7 महीने रहते हैं क्या होता है। और जैसे मैंने कहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये देखना होगा कि ये डेरा किस तरफ जाते हैं। ये डेरा सच्चा सौदा, ये जो बहुत इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स हैं, ये किसके साथ जाते हैं। इन्होंने अभी तक अपना पोल नहीं खोला है, तो वो ही डिटरमिन करेंगे कौन जीतेगा। बिल्कुल, तो पंजाब पे जो चर्चा थी उसमें आरती जी हमें कई सारे एस्पेक्ट को समझाई। आरती जी का बहुत-बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर जो बड़ी बात ये है कि पंजाब की पॉलिटिक्स में आपके लिए एक तरह से वार्निंग सिग्नल है कि जिस तरह से ये जो सिखों की पॉलिटिक्स है उसको सही ढंग से आपने हैंडल नहीं किया, तो वो बैकफायर भी कर सकता है और शायद जिस तरह से सेल्फ गोल भगवंत मान ने किया है, उन्हें ये फॉरेंसिक रिपोर्ट और उसमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि पहले ही वो इसको नकार चुके थे और कह चुके थे कि एआई डॉक्टर्ड ये वीडियो है और शायद जनता उनकी बात को मान भी लेती। लेकिन उन्होंने एक तरह से उनकी सरकार या जो जिस तरह से पुलिस के लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, उससे उस तथ्य को और जिसको कहते हैं प्रमाण मिल गया है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। सवाल ये है कि भगवंत मान इसको कैसे हैंडल करेंगी, आप कैसे हैंडल करेगी और किस तरह से आने वाले दिनों में पंजाब की पॉलिटिक्स अनफोल्ड होगी। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टेलीविज़न के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.